हेलो दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों हमने पिछले वीडियो के अंदर इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में जो कैथोड किरण प्रयोग था उसको अच्छी तरह से समझा है। अगर आपने दोस्तों वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक पर जाकर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं या फिर आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, वैसे हमने आपको बताया था कि परमाणु के अंदर अपरमाणविक कण होते हैं, मतलब छोटे कण होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो उनकी खोज के बारे में हम पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हमने इलेक्ट्रॉन के बारे में समझा था जो एक तरह से ऋणावेशित कण था। अब देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं प्रोटॉन के बारे में। दोस्तों आपको पता होगा प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी सन 1886 के अंदर। अब इसका भी दोस्तों एक प्रयोग है। इस प्रयोग को हम इलेक्ट्रॉन के प्रयोग से तुलनात्मक रूप से दोनों को देखेंगे ताकि आपको दोनों एक साथ समझ में आ जाए। दोस्तों इस प्रयोग को, इस प्रैक्टिकल को रटना पड़ता है और बच्चों को समझ में नहीं आता ये प्रोटॉन की खोज वाला और इलेक्ट्रॉन की खोज वाला। और जो पढ़ाने वाले टीचर्स होते हैं वो भी इन दोनों को एक तरह से मिलजोल के पूरा कर देते हैं टॉपिक को। लेकिन वास्तव में दोस्तों ये टॉपिक गहन है, इसको आपको अच्छी तरह से समझना है। अगर आप अच्छी तरह से तैयारी कर रहे हो, एक साइंस के स्टूडेंट हो, तो इस वीडियो को दोस्तों आपको ज़रूर पूरा देखना है। इसके बाद में दोस्तों इससे संबंधित कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रहने वाला। और यकीन मानिए दोस्तों, इससे बेहतरीन वीडियो आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। अब देखिए दोस्तों, प्रोटॉन की खोज किसने की? गोल्डस्टीन ने। ये जो सामान्य जानकारी आपको पता है, लेकिन जो मेन इसकी जानकारी है, जो मेन इसका गहन बिंदु है, वो इस प्रैक्टिकल के अंदर है। अब देखिए, हमने न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन वाला प्रयोग देखा था, तो देख लीजिए दोस्तों वो कौन सा था। ये वाला जो आपके सामने देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। और यहाँ पर दोस्तों एक विसर्जन नलिका थी जिसके अंतर्गत निर्वात उत्पन्न किया गया था। निर्वात का मतलब है दोस्तों, इसके अंदर जो भी हवा वायु थी उसको निकाल दिया गया। इसका मतलब है इसके अंदर दाब एक तरह से कम था, नगण्य था दाब। दाब किसका रहता है दोस्तों? वायु का। तो यहाँ पे बिल्कुल वायु हटा दी गई और उच्च वोल्टता, मतलब यहाँ पे देखिए दोस्तों बैटरी जोड़ी गई है, तो यहाँ पे एक तेज करंट का जोड़ा गया बैटरी से जोड़ा गया ताकि इसके अंदर, इस प्रैक्टिकल के अंदर एक करंट पैदा हो, तेज करंट पैदा हो, ताकि इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की ओर गति कर सके। अब देखिए दोस्तों, जो प्रोटॉन वाला है इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे देखिए कंपेरिजन से समझिए आप। जो इलेक्ट्रॉन वाला है दोस्तों, इसको कैथोड किरण प्रयोग कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो कैथोड से निकलते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, कैथोड से निकलते हैं, जबकि जो प्रोटॉन वाला है उसको एनोड किरणें कहते हैं। ध्यान रखना, यहाँ पे कंपैरिजन से आप याद करोगे ना, उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। जो कैथोड किरण प्रयोग है वो इलेक्ट्रॉन से संबंधित है, एनोड किरण प्रयोग दोस्तों प्रोटॉन से संबंधित है। अब देखिए प्रोटॉन वाले में क्या है, प्रोटॉन वाले में भी देखिए एक कांच की नलिका है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों गैस भरी हुई है। इसके अंदर क्या है दोस्तों, यहाँ पे गैस भरी हुई है। और गैस का क्या मतलब है, यही दोस्तों मेन बिंदु है यहाँ पे, इसी का मतलब हम निकालने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे भी एनोड लगा हुआ है, इधर कैथोड लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो कैथोड लगा हुआ है ना दोस्तों, उस पर छिद्र है, छोटे छोटे छेद है। ये क्यों है तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से इसको बैटरी से कनेक्ट किया गया और इसमें दाब है जो कम किया गया है, नगण्य नहीं है। नगण्य का मतलब इसके अंदर वायु, हम ऐसे नहीं कह सकते कि इसके अंदर वायु नहीं है। हाँ, इसके अंदर दाब है लेकिन कम है, ठीक है। और दोस्तों इसकी उच्च वोल्टता, इसको जब बैटरी से जोड़ते हैं तो करंट का फ्लो होता है इसके अंदर, इस प्रैक्टिकल के अंदर। तो इसमें क्या होगा, जैसे यहाँ पे गैस भरी हुई है, ठीक है दोस्तों। आप देखिए एक एक पॉइंट को समझिएगा। इसके अंदर गैस भरी हुई है, मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे मान लीजिए इसके अंदर हीलियम गैस भरी हुई है। अब आप कोई सा भी सोच सकते हो, हम एक उदाहरण से आपको समझा रहे हैं। मान लीजिए एक हीलियम गैस भरी हुई है। अब जैसे ही इसके अंदर करंट लगेगा तो आपको पता है हीलियम भी एक तरह से परमाणु है, और परमाणु के अंदर आपको पता है जैसे ये परमाणु है, परमाणु में क्या होंगे, बाहर इलेक्ट्रॉन होंगे, नाभिक बीच में पॉजिटिव आवेश वाला होगा। अब जैसे ही करंट का फ्लो होगा तो क्या होगा, जो नेगेटिव वाला है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है, वो पॉजिटिव वाला सिरा कौन सा है दोस्तों, एनोड। एनोड पॉजिटिव वाला रहता है आपको पता है, और कैथोड क्या रहता है, नेगेटिव वाला। तो अब बताइए आप कि इलेक्ट्रॉन किसकी ओर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन खुद नेगेटिव वाला है तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ जाएगा, विपरीत आवेश की ओर आकर्षित होगा। तो यहाँ से हीलियम से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, वो इधर चले जाएंगे एनोड की तरफ। अब देखिए इलेक्ट्रॉन जब निकल गया, मान लीजिए हीलियम है, नंबर 2 का परमाणु है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन अब निकल गए, तो बताओ दोस्तों क्या बचा, अब केवल हीलियम का नाभिक बचाना प्लस आवेश वाला। इसका मतलब प्लस आवेश का मतलब होता है दोस्तों प्रोटॉन रह गया ना, केवल प्रोटॉन रह गया। अब बताइए प्रोटॉन पे कौन सा आवेश है, प्लस आवेश। तो बताइए प्रोटॉन किस ओर गति करेगा, प्रोटॉन पे प्लस आवेश है तो क्या एनोड की ओर गति करेगा या कैथोड की ओर।
तो आप समझ सकते हो ये प्लस आवेश है, तो प्लस आवेश नेगेटिव की ओर गति करेगा, मतलब इधर गति करेगा, इधर इस साइड में। तो ध्यान रखना दोस्तों, प्रोटॉन इस साइड में गति करेगा। अब देखिए ये प्रैक्टिकल क्या कहता है, यह प्रैक्टिकल यह कहता है कि अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते, अब देखिए यहाँ पे छेद क्यों किए गए, छेद इसलिए किए गए क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन इस छेद में से निकलेंगे और जाकर यहाँ टकराएंगे। देखिए यहाँ पे लाल चमक पैदा हो रही है, तो यहाँ टकराएंगे। तो यहाँ पर यह प्रैक्टिकल क्या निकल कर आया इसके सामने, इसमें इस प्रयोग के अंदर निष्कर्ष क्या निकला कि अगर इलेक्ट्रॉन होता तो इलेक्ट्रॉन एनोड की ओर जाता। अब परमाणु के अंदर कोई ना कोई ऐसा कण जरूर है, ऐसा कोई ना कोई धनावेशित भाग जरूर है, तभी तो दोस्तों वो नेगेटिव की ओर गति कर रहा है। परमाणु के अंदर पॉजिटिव भाग है, तभी तो वो नेगेटिव मतलब कैथोड की ओर गति कर रहा है। तब जाकर पता लगा कि परमाणु के अंदर एक धनावेशित भाग भी होता है और उसको प्रोटॉन कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो गैस भरी हुई है ना, उसी पर यह प्रैक्टिकल निर्भर कर रहा है। जबकि हम इलेक्ट्रॉन वाले के अंदर देख रहे थे तो उसमें कोई गैस का कोई रोल नहीं था, वहाँ ये जो नलिका थी उसके अंदर निर्वात माध्यम पैदा किया गया, मतलब जो भी वायु थी उसको एक पंप के द्वारा बाहर निकाल लिया गया। अब दोस्तों यहाँ पे आप समझ गए हो ना, यहाँ पे गैस का ही महत्व है। अब देखिए यहाँ पे और आगे क्या महत्व है तो वो भी आप देखना, अभी समझोगे आप। अब देखिए इस प्रैक्टिकल से क्या निष्कर्ष निकलकर सामने आते हैं वो समझिए आप, कि धन किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। अब देखिए दोस्तों जो धन किरणें, ये जो आपको पॉजिटिव दिख रहे हैं ना, ये एक तरह से धन किरणें हैं। अब आप समझ गए होंगे धन किरणें ये किससे निकली है, यहाँ पर जो गैस भरी हुई है ना उसके नाभिक है। अब धन किरणें ये जो निकल रही है कहाँ से निकलती हुई प्रतीत होती है, ऐसे लग रहा है जैसे ये एनोड से आ रही है, एनोड से आकर कैथोड की तरफ जा रही है। तो इसीलिए दोस्तों जो प्रोटॉन है उसको एनोड किरण प्रयोग कहा जाता है और ये धन किरणें हैं। यहाँ पर जो उत्पन्न होने वाली किरणें इनको धन किरणें कहा जाता है। अब देखिए जो ये धनावेशित भाग है इसका मतलब ये गति कर रहा है, आवेश गति कर रहे हैं। आवेश जब गति करते हैं तो आपको पता है विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, और जब ये गति करते हैं तो साथ में चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन गति करते हैं या आवेश गति करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर अगर हम विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र कहीं पर लगाए ना, मान लीजिए अगर हम यहाँ पे प्लस आवेश लगा दें विद्युत क्षेत्र वाला और इधर नेगेटिव वाला सिरा लगा दे, तो बताओ ये धन किरणें किस ओर जाएगी, धन किरणें इधर की ओर मुड़ेगी ना भाई, नेगेटिव की तरफ। अपनी दिशा सीधी न रहकर इधर थोड़ी मुड़ जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि ये जो धन किरणें हैं वो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होती है। ये लिखा हुआ है दोस्तों यहाँ पे, आप एक एक लाइन समझिए, इतना बेहतरीन आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। अब देखिए आगे तीसरा पॉइंट समझिए, इसका E/m का मान नलिका में भरी गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। यह दोस्तों मेन बिंदु है, इस प्रैक्टिकल का मेन बिंदु यही पे है। अब समझिए दोस्तों E/m का मतलब क्या होता है, E का मतलब होता है आवेश, और आपने देखा है ई का मतलब है दोस्तों आवेश। इलेक्ट्रॉन में हमने समझा था कि इलेक्ट्रॉन का आवेश का मान आपको पता है दोस्तों 1.6 10⁻⁻⁹ कूलाम होता है, ये आपको पता है। अब दोस्तों जो प्रोटॉन है ना, प्रोटॉन उस पर भी आवेश यही रहता है, ध्यान रखना दोस्तों, प्रोटॉन पर भी आवेश यही रहता है 1.6 10⁻⁻⁹ कूलाम। अब आप सोचोगे कि इसमें अंतर क्या है, दोस्तों अंतर केवल एक चिन्ह का है। इलेक्ट्रॉन के हम जो आवेश का मान लेते हैं वो पॉजिटिव के रूप में लेते हैं, किसके रूप में, प्लस के रूप में, नेगेटिव के रूप में दोस्तों, सॉरी नेगेटिव के रूप में लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खुद नेगेटिव आवेशित है, इसलिए चिन्ह के रूप में हम लेते हैं नेगेटिव मान। और यहाँ प्रोटॉन के लिए ये जो आवेश का मान लेंगे वो पॉजिटिव के रूप में लेंगे, ध्यान रखना यही अंतर है। बाकी जो मान है ना इसका सेम रहेगा, इलेक्ट्रॉन वाला और प्रोटॉन के आवेश का मान समान रहेगा। ये छोटी छोटी बारीकियाँ दोस्तों आपको समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमने ये आवेश में आपने अंतर समझ लिया, अब द्रव्यमान में समझ लीजिए अंतर। जो इलेक्ट्रॉन है इसका द्रव्यमान हमने आपको बताया था कि 9.1 10⁻⁻31 kg होता है। ये किसका मान है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। अब प्रोटॉन का द्रव्यमान हम देखिए pm, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, p का मतलब प्रोटॉन, m का मतलब द्रव्यमान। प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है दोस्तों 1.67 10⁻⁻27 किलोग्राम। अब देखिए बताइए इन दोनों में से ज़्यादा किसका है। अब आप सोचोगे कि यहाँ पे 31 है, तो 31 दोस्तों माइनस के अंदर 31 है, इसका मतलब ये कम है, ये वाला मान कम है, किसकी तुलना में, इस प्रोटॉन वाले की तुलना में। तो हम कह सकते हैं कि प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन की तुलना में ज़्यादा होता है। कितना ज़्यादा होता है, 1837 गुना। ये एग्जाम में आया हुआ दोस्तों क्वेश्चन है कि प्रोटॉन का द्रव्यमान अगर हम लिखे जैसे pm का द्रव्यमान
कितना ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से। अब देखिए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है ना, उसको 1837 से आप मल्टीप्लाई करो तब जाके प्रोटॉन का द्रव्यमान आता है। अब आप समझ गए होंगे दोस्तों, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है वो प्रोटॉन की तुलना में कम होता है। अब देखिए जो धनावेशित किरणें हैं, धनावेशित किरणें मतलब एक तरह से प्रोटॉन, और प्रोटॉन का क्या होता है द्रव्यमान होता है। इसी तरह इलेक्ट्रॉन का भी द्रव्यमान होता है, और जिसका द्रव्यमान होता है इसका मतलब वो पदार्थ के अंदर आता है, पदार्थ या द्रव्य। इसीलिए दोस्तों इसको कहते हैं जो धनावेशित किरणें हैं इनको द्रव्य किरणें कहते हैं। द्रव्य का मतलब क्या होता है दोस्तों, पदार्थ से निकलने वाली किरणें। इसी तरह इलेक्ट्रॉन वाली किरणें भी द्रव्य किरणें होती है। अब आप इसमें अंतर समझ गए होंगे, और ये छोटी छोटी जो बारीकियां है ना दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। अब यहाँ पे भरी हुई गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है E/m का मान। यहाँ पे देखिए ये लाइन को समझिए आप, E/m का मान नलिका में भरी गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पे हम अगर अलग अलग गैस भरे, यहाँ पे मान लीजिए हमने तो हीलियम भरी है, अगर हम यहाँ पे दूसरी गैस जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पे नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन कितने नंबर पे आती है दोस्तों, 7 नंबर वाला परमाणु क्रमांक है इसका मतलब है इसके अंदर जितने परमाणु क्रमांक वाले रहेंगे ना परमाणु, उतने ही प्रोटॉन रहते हैं। तो इसके अंदर कितने प्रोटॉन रहेंगे दोस्तों, नाइट्रोजन के अंदर 7। कितने रहेंगे दोस्तों, 7। यहाँ पे परमाणु लिया है हमने, तो इसके अंदर 7 प्रोटॉन रहेंगे। इसका मतलब जो E/m है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी इसके अंदर 7 रहेंगे। जितने परमाणु क्रमांक है उतने ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं, उतने ही प्रोटॉन रहते हैं। तो E का मतलब है इलेक्ट्रॉन भी 7 रहेंगे इसके अंदर, और द्रव्यमान भी दोस्तों, अब देखिए 7 प्रोटॉन का द्रव्यमान आएगा, तो हर बार यहाँ पे E/m का मान चेंज होगा हर गैस के लिए। तो E/m का मान यहाँ पे गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है, जबकि जो इलेक्ट्रॉन वाला प्रैक्टिकल था उसके अंदर गैस का कोई महत्व नहीं था, क्योंकि उसके अंदर तो दोस्तों हमने गैस को ही बाहर निकाल दिया था पूरी। मतलब E/m केवल इलेक्ट्रॉन के लिए था, तो इलेक्ट्रॉन जो निकलेंगे वो सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो गैस की प्रकृति पे उसका कोई महत्व नहीं होता। किस प्रैक्टिकल के अंदर दोस्तों, वापस बताइए आप किस प्रैक्टिकल के अंदर, जो हमने पहला देखा था ना, कौन सा, आप याद करिए दोस्तों, ऐसे भूलिए मत, भूलोगे तो कैसे काम चलेगा। ये देखिए हमने इलेक्ट्रॉन की खोज वाला देखा था, जिसकी खोज जे थॉमसन ने की थी, और ये कैथोड किरण प्रयोग था। इसके अंदर क्या हुआ था दोस्तों, निर्वात उत्पन्न किया गया था। तो यहाँ पे E/m इसके अंदर गैस कोई सी भी भरो उसका कोई मतलब नहीं था। जबकि प्रोटॉन के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन कहाँ से उत्पन्न होते हैं, इस नलिका के अंदर भरी हुई गैस से उत्पन्न होते हैं। यही दोस्तों इसका खास अंतर है, और यहाँ पर जाकर बच्चे मात खा जाते हैं, उनको यही समझ में नहीं आता। वो यही समझते हैं कि जो प्रोटॉन उत्पन्न हो रहे हैं ना वो भी एनोड से निकल रहे हैं। एनोड से नहीं निकलते भैया, यहाँ पे जो गैस भरी हुई होती है उससे निकलते हैं। तो अब दोस्तों आपको ये प्रोटॉन की खोज वाला अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब लास्ट में दोस्तों देखिए परमाणु के अंदर आपने समझा होगा, एक परमाणु है, परमाणु के अंदर बीच वाला भाग धनावेशित होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नाभिक। क्या बोलते हैं दोस्तों, नाभिक। और चारों ओर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। इसको बोलते हैं दोस्तों कोश या कक्षक बोलते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। अब देखिए दोस्तों बीच वाला भाग है ये धनावेशित भाग होता है, इसमें प्रोटॉन रहते हैं P, और बाहर इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अब देखिए जो रदरफोर्ड ने जब एक प्रैक्टिकल कर लिया था, आगे हम रदरफोर्ड का प्रैक्टिकल भी समझेंगे, तो उन्होंने क्या कहा था कि अगर हम परमाणु का कुल द्रव्यमान देखें ना, तो पूरा द्रव्यमान जब हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को दोनों को जोड़ देना, दोनों का द्रव्यमान जोड़ दें, तो भी जो एक परमाणु का द्रव्यमान है वो ज़्यादा ही आता है। पहले तो इन्होंने क्या देखा, एक परमाणु का द्रव्यमान देखा, और फिर इन्होंने कहा कि भाई जो प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों का अगर द्रव्यमान हम जोड़ ले तो परमाणु का द्रव्यमान आ जाएगा। लेकिन जो परमाणु का द्रव्यमान था ना, परमाणु का द्रव्यमान समझिए दोस्तों, आप जरा गौर करिए कि जो परमाणु का द्रव्यमान प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इन दोनों को जोड़ने के बाद में भी परमाणु का द्रव्यमान ज़्यादा आ रहा था। अब यहाँ पे जो वैज्ञानिक है वो सोच में पड़ गए कि भाई ज़्यादा कैसे आ रहा है, इसके अंदर तो और कुछ है ही नहीं। अब है क्या नहीं, क्योंकि इसके अंदर क्या था दोस्तों, न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन दोस्तों न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मतलब जिसपे ना तो धनावेश होता है और ना ही ऋणावेश होता है, मतलब कोई आवेश नहीं होता। ये न्यूट्रॉन कहाँ रहता है, नाभिक के अंदर, और नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन रहता है, इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान जरूर होता है। इसी कारण तो दोस्तों जो परमाणु का कुल द्रव्यमान है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से ज़्यादा आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे ऐड कौन हो रहा था, साथ में न्यूट्रॉन का द्रव्यमान भी ऐड हो रहा था। अब देखिए दोस्तों इसी कारण आगे चलकर न्यूट्रॉन की खोज हुई। ये जो रदरफोर्ड ने बता तो दिया था, लेकिन बाद में आगे चलकर जेम्स चैडविक नामक एक वैज्ञानिक आए, इन्होंने कहा कि जो अंदर न्यूट्रल कण है वो भाई न्यूट्रॉन है और कोई नहीं है, न्यूट्रॉन है मतलब न्यूट्रल है।
तो इस तरह दोस्तों परमाणु के अंदर 3 अपरमाणविक कण होते हैं, 3 छोटे कण होते हैं। बाहर इलेक्ट्रॉन, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को कंबाइंड रूप से दोस्तों न्यूक्लियॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन। और परमाणु का द्रव्यमान है जो इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के योग पर निर्भर करता है, जिसको परमाणु संख्या भी कहते हैं, द्रव्यमान संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।